नमस्कार बच्चों, हम कक्षा 11वीं का अध्याय 1 समुच्चय पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले सत्र में समुच्चय के प्रकार पढ़े थे और उसमें हमने रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय पढ़े थे। हमने उपसमुच्चय के बारे में भी पढ़ा था और आज हम उसी से शुरुआत करेंगे। तो आज के इस सत्र में हम इन विषयों पर प्रकाश डालेंगे: उपसमुच्चय, अंतराल, घात समुच्चय एवं सार्वत्रिक समुच्चय। तो आइए सबसे पहले याद करें कि उपसमुच्चय हम किन्हें कहते हैं। ये रही हमारी परिभाषा। यदि समुच्चय A का अवयव समुच्चय B का भी अवयव है तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर A मैंने समुच्चय लिया जिसमें अवयव हैं 2, 1 और 2, और B समुच्चय जिसमें अवयव हैं 1, 2 और 3। तो आप देख सकते हैं और कह भी सकते हैं, हाँ, जो A है वो B का उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि A के सारे अवयव B के भी अवयव हैं, यानी सदस्य हैं। तो आइए इस पे एक और सवाल लें। इस सवाल में हमें बताया गया है, ज्ञात करें निम्न में से, निम्न यानी ये जो हमारे पास सारे समुच्चय दिए हुए हैं A, B, K, N, इनमें से कौन से समुच्चय इस H समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। ठीक, प्रश्न समझ में आया? इसके उत्तर भी आप सामने देख रहे हैं, तो देखेंगे ये उत्तर कैसे आए। तो सबसे पहले A पार्ट पे ध्यान देंगे। इस A समुच्चय को, इसके अंदर अवयवों पर ध्यान दें, A और B, ये अवयव H समुच्चय के भी अवयव हैं। तो इसीलिए जो A है हमारा समुच्चय वो उपसमुच्चय है H का। ठीक, अब इस B पार्ट पे ध्यान देंगे। B हमारा एक रिक्त समुच्चय है। क्या ये हमारा उपसमुच्चय है H का? हाँ है। कैसे? क्योंकि इसमें कोई भी अवयव है ही नहीं, तो हम बता ही नहीं सकते कि ये H का उपसमुच्चय नहीं है। तो हम इसे मानेंगे कि हाँ, जो रिक्त समुच्चय है वो हमारा H का उपसमुच्चय है। अब C5 में देखेंगे K समुच्चय को। इसके अवयवों पे ध्यान देंगे, A, B, C और E। ध्यान से देखेंगे, ये E सदस्य, ये जो E है आपका H का सदस्य नहीं है। तो हमारा जो K समुच्चय है वो H का उपसमुच्चय नहीं है। अब आखिरी पार्ट, N के अवयव A, B, C और 1, ये सारे के सारे अवयव H के भी अवयव हैं। तो स्पष्टतः हमें पता चल रहा है कि जो N है वो H का उपसमुच्चय है। आइए इसी प्रश्न में हमने जो कुछ खास बिंदु पढ़े हैं उनको नोट करते हैं। तो ये हमारा नोट। सबसे पहले बिंदु पे ध्यान देंगे, रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। हमने देखा ये जो B पार्ट में जो B समुच्चय है वो हमारा H का उपसमुच्चय है। तो उसी कारण से ही, क्योंकि हमारे रिक्त में कोई भी सदस्य, कोई भी अवयव नहीं होते, तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो रिक्त समुच्चय है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। दूसरे बिंदु पे ध्यान देंगे, हर समुच्चय अपना ही उपसमुच्चय होता है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो समुच्चय है उसके सदस्य उसी के सदस्य कहलाएंगे। तो यानी हम हर एक समुच्चय को उसी का उपसमुच्चय भी कह सकते हैं। अब तीसरे बिंदु पे ध्यान दें, A समुच्चय अगर हमारा उपसमुच्चय है B का और B उपसमुच्चय है A का, तो वो दोनों समुच्चय बराबर होंगे, यानी समान होंगे। उदाहरण आपके सामने ही है, D पार्ट पे ध्यान दें, इस वाले पे। अभी हमने देखा जो N है वो उपसमुच्चय है H का। इसी प्रकार H भी हमारा उपसमुच्चय हो सकता है N का। और हम सामने ही देख सकते हैं जो N और H है वो दोनों क्या हैं? समान समुच्चय। ठीक, अब इस आखिरी बिंदु पे ध्यान देंगे।
मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी। ए हमारा उपसमुच्चय है बी का, परंतु जो ए और बी हैं वो दोनों बराबर नहीं है, समान नहीं है। यानी बी में एक ऐसा अवयव है हमारे पास जो कि ए में नहीं है। ठीक, अब तो ऐसे समुच्चय में जो ए समुच्चय है वो बी का उचित समुच्चय कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर सेट के नाम से भी जानते हैं। और जो बी है वो ए का अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट कहलाता है। इसी उदाहरण में क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से उपसमुच्चय जो कि H के हैं वो उचित समुच्चय हैं? पार्ट ए यानी ए समुच्चय और बी समुच्चय, ये दोनों हमारे उचित समुच्चय हैं। ध्यान देंगे, एन समुच्चय हमारा उचित समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये H के बराबर है, समान है। आइए इस पे अब एक और सवाल लें। इस सवाल में हमें तीन समुच्चय दिए हैं ए, बी और सी। हमें दिया हुआ है जो समुच्चय ए है वो बी समुच्चय का अवयव है। ध्यान देंगे, अवयव है। और जो बी है वो सी समुच्चय का उपसमुच्चय है। ठीक, दोनों में अंतर है, ये देखेंगे। तो क्या ये सत्य है कि ए जो है वो सी का उपसमुच्चय है? साफ ही स्पष्ट हो रहा है कि ये सत्य है या असत्य। प्रश्न हमसे मांग रहा है कि यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। अभी तक आप देख सकेंगे कि ये क्या है, हमारा असत्य है। कैसे? ए बी का अवयव है और जो बी है वो सी का उपसमुच्चय है, तो ए हमारा सी समुच्चय का अवयव होना चाहिए, ना कि उपसमुच्चय। तो देखते हैं इसे उदाहरण के सहित। नहीं, हमने देख लिया कि हाँ, ये जो कथन है वो सत्य तो नहीं है। अब मान लेते हैं, सबसे पहले हमने ए में एक अवयव लिया, एकल समुच्चय बना लिया जिसके अंदर दो एक अवयव ले लिया। अब बी हमने एक ऐसा समुच्चय बनाया जिसमें जो समुच्चय ए है वो पूरा का पूरा अवयव होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये, और एक हमने अलग से अवयव ले लिया, मान लेते हैं 3। सी समुच्चय के अंदर हमने इसे ऐसे बनाया है जिसके अंदर जो बी है वो सी का उपसमुच्चय है। तो सारे अवयव बी के सी के भी अवयव हैं, यहाँ देख सकते हैं। और बी और सी को भिन्न करने के लिए हमने एक और इसमें अवयव डाल दिया है, 1। स्पष्टता, यहाँ हम ये सारी चीजें देख चुके हैं। अब क्योंकि ए हमारा बी का अवयव है, बी सी का उपसमुच्चय है, परंतु हमारा जो ए है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है। कैसे? उदाहरण से देख सकते हैं। अगर उपसमुच्चय है तो 2 जो है वो सी का अवयव होना चाहिए, पर 2 सी का अवयव नहीं है। बच्चों, यहाँ आप ध्यान देंगे, इन दोनों प्रतीक में अंतर है। ये 2 केवल अवयव दर्शा रहा है और ये समुच्चय दिखा रहा है जिसके अंदर 2 एक अवयव है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें दर्शा रहे हैं। इसी से अब आप समझ सकते हैं कि सी के अंदर हमारा जो 2 है वो अवयव नहीं है। हमारा समुच्चय जिसके अंदर 2 एक अवयव है वो एक सदस्य है सी का। ठीक, तो इसी प्रकार इस सवाल से हमने क्या पाया, इस बिंदु पे ध्यान देंगे, नोट करेंगे कि समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय कभी नहीं होता। ठीक, बहुत ही खास बिंदु है, ध्यान देंगे। आइए अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, यानी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। इस चित्र पे ध्यान दें। हमने कई संख्याएं पढ़ी हैं और उनके संग्रह पढ़े हैं, और ये भी देखा कि वह क्या हैं, उपसमुच्चय हैं। प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्याएं,
परिमेय संख्याएं एवं वास्तविक संख्याएं। हम जानते हैं जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं, और जो परिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। तो इससे आप ये संबंध स्पष्टता देख सकेंगे। देखेंगे क्या ये हम संबंध स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे प्राकृत संख्या हमारा उपसमुच्चय है किस किस का? पूर्णांक संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का एवं वास्तविक संख्याओं का। ऐसे ही पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय है वह उपसमुच्चय है किन किन संग्रह का? परिमेय संख्या एवं वास्तविक संख्याओं का। और आखिरी में जो परिमेय संख्याएं हैं उसका समुच्चय उपसमुच्चय है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के। ठीक, तो अब मैं आपको एक प्रश्न देती हूं, इस पे विचार कीजिए। प्रश्न में यह है कि n और z पूछा गया है कि क्या वे इस k समुच्चय के उपसमुच्चय है या नहीं। n और z यानी प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में यहाँ वे कह रही हैं। तो देखते हैं इसे क्या करेंगे। तो मान लेते हैं अभी कि जो हमारी प्राकृत संख्या है वो k का उपसमुच्चय है। तो हमने क्या लिया? मान लेते हैं जो हमारा n है वो k का उपसमुच्चय है। तो यानी जो इसका अवयव होगा वो इस k का भी अवयव होना चाहिए। तो एक अवयव उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि 3, जो कि हमें पता है n में है, इससे k में भी होगा। अब k की परिभाषा क्या बता रही है हमें कि k में वह सारे वास्तविक संख्याएं हैं पर वह परिमेय संख्याएं नहीं हैं। ठीक, q यानी परिमेय संख्या, r यानी वास्तविक संख्याएं। तो जो 3 है वो मेरी परिमेय संख्या नहीं है। पर ये तो गलत है। आप जानते हैं मैं 3 जो है मेरा वो परिमेय संख्या है। मैं 3/1 लिख सकती हूँ। मैं इसे p/q, जहाँ q मेरा 0 के बराबर नहीं है, ऐसे प्रतीक में मैं इसे लिख सकती हूँ। तो यानी 3 जो है मेरा q में आता है। और इस तरीके से हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो n है वो q का उपसमुच्चय है। तो यानी ये संदर्भ हमारा गलत हुआ। और इसी से ही हमें ये पता चला जो n है, जो आपका n है वो k का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, आइए अब आगे बढ़े। अब हम अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे इंटरवल्स एज अ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देखें, यह आपका एक कार्तीय तल है। ठीक, देख सकते हैं। इस कार्तीय तल में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वह सारी वास्तविक संख्याओं का क्या निकालना है, संग्रह बनाना है 2 से 5 तक, तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे ही लिखेंगे। और 2 और 5 आपका सम्मिलित नहीं होना चाहिए इस संग्रह में। ठीक, तो आप बनाएंगे वह सारी संख्याएं जो कि वास्तविक हैं और किस 2 संख्याओं के बीच में आ रही हैं, 2 और 5। तो आप यही बनाएंगे संग्रह। बिल्कुल सही, यही बनेगा। इस संग्रह का एक खास नाम होता है और वह क्या है? अंतराल। तो आइए जरा भिन्न अंतराल पढ़ें। सबसे पहले मान लीजिए a और b, ये मनमाना हमने नंबर लिया है जिसे हम आर्बिट्ररी नंबर भी कहते हैं, वास्तविक संख्या ली है। a हमारा b से छोटा है, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो हमने इस रूप में व्यक्त किया है
एक विवृत अंतराल कहलाता है। अंग्रेजी में हम इसे ओपन इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम इस प्रकार निरूपित करते हैं, किस प्रकार? जो हमारे अंत्य संख्याएं हैं यानी a और b उसको लिखेंगे, और जो छोटे कोष्टक होते हैं यानी जिसे हम क्या कहते हैं, कर्व्ड ब्रैकेट्स, उससे हम निरूपित करते हैं। ध्यान देंगे a और b के सारे जो बीच में हमारी संख्याएं आ रही हैं वो हमारे इस अंतराल में आता है, परंतु a और b स्वयं इस अंतराल में नहीं आते। ऐसे अंतराल को हम विवृत अंतराल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 और 5 हमने लिया था, उसके अंदर मैंने आपको यही संग्रह बोला था कि 2 और 5 के बीच के सारे आपको वास्तविक संख्याएं लेनी है, पर 2 और 5 नहीं आने चाहिए। तो हम इसको अंतराल रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए अब अगला अंतराल पढ़ें। वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु यानी a और b क्या हो, सम्मिलित हो, बिंदु भी होते हैं, वैसा अंतराल समवृत्त अंतराल कहलाता है, यानी बंद अंतराल भी हम इसे कह सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसे क्लोज्ड इंटरवल के नाम से जानते हैं। अब इसको दर्शाने का तरीका ध्यान देंगे। इस अंतराल को हम किससे, बड़े कोष्टक से निरूपित करते हैं, ठीक, यानी स्क्वायर ब्रैकेट से a और b, और इसको हम किसके अंदर लिखते हैं, a और b को बड़े कोष्टक में, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे वह सारी संख्याएं आ रही हैं जो a से बड़ी हैं और उसके बराबर, और b से छोटी हैं और उसके बराबर भी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको वही उदाहरण लूं 2 और 5 का, तो अब इसमें क्या हुआ, वह सारी संख्या जो 2 और 5 के बीच में आ रही हैं एवं 2 और 5 भी ले रही हैं, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा अंतराल होता है जिसके अंदर एक तरफ खुला हुआ हो और एक तरफ बंद हो? बिल्कुल सही, ऐसा अंतराल भी होता है। ये देखेंगे अब इस अंतराल में, ऐसे अंतराल में भी जो एक अंत्य बिंदु पर बंद हो पर दूसरे पर खुला हो, उसे हम खुला अंतराल कहते हैं, और अंग्रेजी में हम इसे सेमी ओपन इंटरवल भी कहते हैं, ठीक। ध्यान से देखेंगे, प्रतीक से ही आप जान पाएंगे कि किस तरफ पे हमारा अंतराल खुला हुआ है और किस तरफ पे बंद। देखेंगे ये प्रतीक है, समझ रहे हैं आप इस अंतराल में कि वो सारे के सारी संख्याएं हैं जो a और b के बीच में हैं। b सम्मिलित नहीं है पर a सम्मिलित है, ठीक। कोष्टक से ध्यान देंगे, यहाँ छोटा कोष्टक है तो यानी b सम्मिलित नहीं होगा। a कोष्टक है तो यहाँ हमारा जो संख्या a है, ध्यान देंगे यहाँ कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक के अंदर जो a है वो सम्मिलित है। इसी प्रकार दूसरे तरीके से यहाँ पे हमारा a जो है वो सम्मिलित नहीं है, पर सीधे हाथ में जो हमारा b संख्या है वो इस अंतराल में सम्मिलित है, ठीक। उदाहरण आप देख सकते हैं, a ये कौन सा अंतराल है, बंद अंतराल। b ये हमारा कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल यानी सेमी ओपन इंटरवल, जहां पे हमारा 6 तो सम्मिलित है पर -7 सम्मिलित नहीं है। c हमारा विवृत अंतराल है, ठीक। आइए अब इस पे एक सवाल लेते हैं। सवाल से पहले इस चित्र पे ध्यान दें, यह आपकी एनसीईआरटी के ही जो पुस्तक है उसमें दिया हुआ है। इसमें आपको अलग अलग अंतराल दिए हुए हैं चित्र के माध्यम से।
ये हमारा विवृत यानी ओपन इंटरवल है। इसमें आप ध्यान देंगे ये जो सफ़ेद बिंदु हैं ये हमारे दर्शा रहे हैं कि ये बिंदु हमारे अंतराल में सम्मिलित नहीं है, और जो ये काले बिंदु हैं ये हमारे दर्शा रहे हैं कि जो हमारा अंत्य बिंदु यानी A और B संख्याएं हैं वो अंतराल में सम्मिलित हैं, वह भी आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा विवृत अंतराल, बंद अंतराल और ये दोनों हमारे खुले अंतराल। तो अब लेते हैं एक सवाल। इस सवाल में निम्न दिए गए जो हमारे समुच्चय हैं इनको अंतराल रूप में बदलना है। तो पहले बदल लेते हैं और फिर हम इसका उत्तर भी देखेंगे। तो ध्यान देंगे इस वाले के अंदर सबसे पहले हमें अंत्य बिंदु यानी अंत्य जो संख्याएं हैं वो लिखनी है, -12 और -10। आप देखेंगे यहाँ जो x है वो -12 से बड़ा है, बराबर का साइन नहीं है, ऐसा साइन नहीं है, ठीक। तो हमारा जो -12 है वो क्या है, अंतराल में नहीं आता, तो हमें छोटा कोष्टक लगाना है। इसी प्रकार -10 भी नहीं आ रहा तो छोटा कोष्टक, ये हमने निरूपित कर दिया अंतराल रूप में। ऐसे ही आप इसको करेंगे, ये बन गया। तो ये हमारा एक खुला अंतराल बन गया। अब आप नीचे देखेंगे, नीचे वाले प्रश्न में आपको अंतराल रूप दिया हुआ है, आपको उसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। सरल है। जैसे कि मैं एक आपको दिखा रही हूं, फिर दूसरा हम सीधा उत्तर में देखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप बताने की दोबारा जरूरत नहीं, सबसे पहले प्रतीक, फिर कोलन और फिर जिस तरीके से ऊपर दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही हमारा वास्तविक संख्या हो गई। और ये कहां से कहां तक आ रही है, ध्यान देंगे 6 और 13। 6 से बड़ी है, 13 से छोटी। ध्यान देंगे यहाँ छोटा है कोष्टक बट यहाँ बड़ा कोष्टक है, तो यानी 13 हमारा सम्मिलित है, तो यहाँ बराबर का साइन लग जाएगा और ये हमने समुच्चय निर्माण रूप में इसे व्यक्त कर दिया। ठीक, आइए अब उत्तर देखें। यही हमने पाया था पहले दो। आखिरी में अब देख सकते हैं कि हमारा x बड़ा है -9 से और छोटा है 1 से, और दोनों ही सम्मिलित नहीं है, तो दोनों ही हमारे उसमें बराबर का साइन नहीं आया। आगे चलेंगे। आपको उदाहरण दिख रहा है, इस उदाहरण पे गौर करिए। ये A समुच्चय है जिसमें 2 अवयव हैं, 1 और 0। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक समुच्चय बनाना है जिसमें इस A समुच्चय के सारे उप समुच्चय आ रहे हों, तो आप कुछ यही बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने बिंदु पढ़ा था, जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो वो हमने ले लिया इस समुच्चय को। ठीक, अब ध्यान देंगे जो हमारे इस A समुच्चय में एक जो है एक अवयव है, तो वो भी हमारा उप समुच्चय रहेगा। ठीक, उसको हमने एकल समुच्चय बना लिया, तो जितने भी अवयव होंगे उन सब का अलग अलग उप समुच्चय हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा एक एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव है, एक और एकल समुच्चय जिसमें 0 हमारा एक अवयव है। ये भी हमने पढ़ा था अभी हमने पिछले इसी सत्र में, पिछले बिंदुओं में, कि जो समुच्चय होता है वो अपना ही उप समुच्चय भी होता है, तो हमने ये भी ले लिया। इसके अलावा कोई और उप समुच्चय नहीं बनेगा। जब इन सब का हमने समुच्चय बनाया, इसको हमने PA से प्रतीक किया, तो ये भी समुच्चय है। इस समुच्चय का एक खास नाम होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं घात समुच्चय, जिसे आप अंग्रेजी में पावर सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक,
आइए अब घात समुच्चय की परिभाषा देखें। ए समुच्चय के उप समुच्चय के संग्रह को हम ए का घात समुच्चय कहते हैं, यानी उसका पावर सेट कहते हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि मैंने पिछले उदाहरण में पीए क्यों लिया था प्रतीक। क्यों पावर सेट? तो हमने अंग्रेजी शब्द का पी यानी घात समुच्चय ये दर्शा रहा है। एक और बिंदु ध्यान देंगे, पीए में यानी घात समुच्चय के जो प्रत्येक अवयव यानी सदस्य होते हैं वो अपने में ही एक समुच्चय होते हैं, जैसे कि आप इस उदाहरण में भी देख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिसके अंदर मैं यही समुच्चय लूं पर इसमें एक सदस्य और जोड़ दूं, तो क्या हमारा घात समुच्चय बनेगा, देखेंगे। ये हमारा पिछला उदाहरण, ये हमारा जिसमें मैंने एक सदस्य और जोड़ दिया -1। ठीक, अब इसके अंदर फिर से उसी तरीके से आप सारे के सारे उप समुच्चय बनाएंगे। रिक्त समुच्चय तो रहेगा और समुच्चय जो बी है वो इसका सदस्य तो रहेगा ही। अब सारे एकल समुच्चय ले लेंगे, 1, 0, -1 जो कि इसके सदस्य हैं। अब सारे वो समुच्चय जिसके अंदर 2 अवयव आ रहे हों, यानी 1, 0, 1 और -1, 0 और 1। ठीक, और कोई उपसमुच्चय बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये हमारा पीबी इस बी समुच्चय का घात समुच्चय है। बच्चों, इन दोनों उदाहरण में कुछ खास है, ध्यान देंगे। इस ए समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2। और इसके घात समुच्चय में कितने अवयव हैं? गिन सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक, ऐसे ही आइए पहले इस वाले उदाहरण में भी करें। बी समुच्चय में 3 अवयव और इसके घात समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या मैं इन दोनों को इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और इससे आपको एक नया बिंदु मिलेगा, और वह क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, 2 की घात 2। और ये 2 क्या है? अगर मैं कहूं जिस समुच्चय का हम घात समुच्चय निकाल रहे हैं उसके अंदर अवयवों की संख्या। इसी प्रकार 2 की घात 3 और बी समुच्चय में भी अवयवों की संख्या 3। तो इससे आप ये नोट करेंगे, यदि ए में m अवयव हैं तो हम देख सकते हैं कि ए के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? 2 की घात m। ठीक, नीचे आप एक समुच्चय देख सकते हैं a, जिसके अंदर कितने अवयव हैं? ध्यान देंगे, 3 अवयव हैं। ध्यान देंगे बच्चों, 3 अवयव हैं, 4 नहीं। ये 1, ये 2 और ये पूरा समुच्चय हमारा एक अवयव की तरह रहेगा। ठीक, तो 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ए समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो आप झट से बताएंगे कितने? 8। 2 की घात 3 बराबर 8। ये मैं आपको सवाल दे रही हूं जो आपको खुद ही निकालना है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी। आप खुद निकालेंगे कि इसके घात समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे, यानी सारे के सारे उप समुच्चय निकालने हैं आपको समुच्चय ए के। आइए अब आगे बढ़ें। ये सवाल घात समुच्चय के ऊपर ही। आपको क्या निकालना है? घात समुच्चय का भी अगर मैं घात समुच्चय लूं तो उसमें कितने अवयव आएंगे वो आपको देखने हैं। बी हमारा क्या है?
एकल समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य है और वो है 2। तो बी में, समुच्चय बी में कितनी है अवयवों की संख्या? 1 लिख लिया हमने। तो पी बी में यानी बी के घात समुच्चय में कितनी संख्या होंगी? 2। 2 की घात 1 तो 2 ही आया। तो पी बी के अंदर कितनी संख्या होगी? यानी बी का घात समुच्चय और इसका भी हमने घात समुच्चय ले लिया, तो वो क्या हो गया? 2 की घात ये 2, तो आ गया 4। समझ में आया? आशा करती हूं आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में। सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा हमें क्या कहती है? एक समुच्चय जो सारे समुच्चयों का आधारभूत हो किसी भी विशेष संदर्भ में, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। सभी पूर्णांक जो हमारे समुच्चय हैं उनके लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय सार्वत्रिक जो समुच्चय है कहलाया जा सकता है, और वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वह भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि वह आधारभूत है, किसी विशेष संदर्भ में ही रहता है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। सभी समकोण त्रिभुज यानी सारी राइट ट्रायंगल्स का अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट देखूं, क्या देखूं? सार्वत्रिक समुच्चय देखूं, तो वो क्या होगा? सारे त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक, वही हमने यहाँ लिख रखा है। आइए अब देखते हैं कि हमने इस सत्र में क्या क्या पढ़ा। इस सत्र में हमने सबसे पहले उपसमुच्चय की परिभाषा याद करी, वह क्या थी। फिर हमने ये देखा जो रिक्त समुच्चय है वह हर एक समुच्चय का उप समुच्चय कहलाया जा सकता है। फिर ये भी देखा जो हर एक समुच्चय है वह अपना ही उप समुच्चय कहलाया जा सकता है, और ए बी का उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है, तो ए और बी दोनों बराबर होंगे। ये हमने पढ़ा। और क्या क्या पढ़ा, आइए देखते हैं। हमने पढ़ा किसके बारे में? उचित समुच्चय और अधिसमुच्चय यानी प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। ये रहा अधिसमुच्चय और उचित समुच्चय। इसके बाद हमने घात समुच्चय के बारे में पढ़ा। घात समुच्चय के अंदर कितनी संख्याएं आ सकती हैं अवयवों की, वो भी पढ़ा। अंतराल पढ़े एवं वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय भी पढ़े। इन सब पे हमने कुछ प्रश्न भी देखे। तो बच्चों, आशा करते हैं आज के इस सत्र में आपको आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।